पिटारा। पिटारा में आज सेहतनामा। सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। सेहतनामा कार्यक्रम आपकी सेहत का रखवाला है और इसके जरिए हम अलग अलग मुद्दों पर विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं और उनसे डिस्कशन करते हैं ताकि बीमारियों से निजात पाकर हम एक स्वस्थ जिंदगी जी सकें। आधुनिक जिंदगी की एक बहुत जरूरी चीज बन गया है डिजिटल मीडिया और अलग अलग उम्र के लोग इसकी लत के शिकार नजर आ रहे हैं। इससे फैमिली लाइफ, करियर, पढ़ाई सब पर असर पड़ रहा है और इसलिए हमने सोचा है कि सेहतनामा कार्यक्रम में हम बात करें डिजिटल मीडिया और मानसिक स्वास्थ्य और परिवार से जुड़ी हुई बातों। इसलिए सेहतनामा कार्यक्रम का आज का विषय है डिजिटल मीडिया में परिवार और मानसिक स्वास्थ्य। इस विषय पर आज हमने आमंत्रित किया है जाने माने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अविनाश डिसूजा को। डॉक्टर साहब, ये जो डिजिटल मीडिया है ये तो हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गया है, तो इसके नॉर्मल इस्तेमाल और इसकी लत के बीच में एक बड़ी थिन सी लाइन होगी। मुझे ये बताइए कि आप क्या देख रहे हैं चारों तरफ, कितने ज्यादा लोग इसके शिकार हैं और उनकी लाइफ पर इसका गहरा असर पड़ रहा है? मेरे हिसाब से तो हर कोई थोड़ा बहुत इसका शिकार है जी, क्योंकि हर कोई मोबाइल से जुड़ा हुआ है और एक सिंपल सी बात है कि अगर आप सुबह घर से निकलो और आप मोबाइल अगर घर पे भूल जाओ तो वैसे ही आप चिंतित हो जाते हैं कि मेरे पास मेरा मोबाइल नहीं है, तो मुझे अगर लोगों से संपर्क करना पड़ा या मुझे कुछ चेक करना पड़ा या मेरे फ़ोन नंबर्स, बैंक डिटेल्स, बैंक ट्रांजैक्शन सब कुछ मोबाइल पे है, तो हम मोबाइल पे पूरी तरह डिपेंडेंट हो गए क्योंकि हमारा कैलेंडर, डायरी, सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ सब कुछ मोबाइल के द्वारा चलता है। और अगर मोबाइल नहीं हो तो हमें ऐसे लगता है जैसे दुनिया से हमारी संपर्क, नाता पूरा टूट गया है। तो हर कोई थोड़ा तो जुड़ा हुआ है, लेकिन जब हम लत और नॉर्मल यूज के बारे में बात करते हैं तो मेन फैक्टर जो आता है कि कौन कितना समय तक और कितने घंटे तक फोन का इस्तेमाल करता हो। बिल्कुल हाँ, और अगर हम देखी जाए तो हम आमतौर पे काम के लिए या अन्य चीज़ों के लिए फ़ोन इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन अगर मानो कोई इंसान ऐसा हो या 2, 3, 4, 5 घंटा फ़ोन पे ही हो और आसपास क्या चल रहा हो, लोग आ रहे हो, जा रहे हो, दुनिया में क्या चल रहा हो, उससे बेखबर होके फ़ोन में ही रहे, तो हम उसको लत का एक रूप देते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये लत आजकल कितनी ज्यादा गहरी हो गई है और क्या एक खास उम्र के लोग इसके शिकार हैं या आप ये देखते हैं कि ओवरऑल अलग अलग उम्र के दायरों में ये लत अब फैल चुकी है? मेरे हिसाब से तो ये लत काफ़ी उम्रों में देखी जाती है क्योंकि मैं स्कूलों में जाता हूँ, कॉलेजों में जाता हूँ, वहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जब उनको हेल्प करता हूँ तो हम ये 8वीं, 9वीं, 10वीं के बच्चों में देखते हैं, 7वीं के बच्चों में देखते हैं, छोटे बच्चों में देखते हैं, कॉलेज के छात्रों में भी देखते हैं और मेरे हिसाब से बड़े लोग भी काफ़ी इसके शिकार है क्योंकि जब हम सोशल मीडिया के बारे में बात करते हैं जैसे फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो तो इस पर पूरा समय रहना, हर चीज़ पोस्ट करना और हर अपडेट को देखना और व्हाट्सएप तो हम सभी जानते हैं कि कितना बहुत सारे ग्रुप्स है और बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं, तो हर ग्रुप पे अपना विचार व्यक्त करना लोग सोचते नहीं मुझे करना ही चाहिए। तो उस हिसाब से ये जो लत है मैं कहूँगा कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हम आजकल देखते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि इस लत का जिंदगियों पर अलग अलग उम्र के दायरे में क्या असर पड़ते हुए आपने देखा है, क्या एक्सपीरियंस आपका है? जब हम बच्चे और युवक के बारे में बात करते हैं तो मैंने पहली चीज़ जो नोटिस की है वो ये है कि हमारे बच्चे जो है खेलना कूदना भूल गए। जी बिल्कुल, क्योंकि मोबाइल के कारण वीडियो गेम्स मोबाइल पे है, यूट्यूब मोबाइल पे है,
पिक्चरें मोबाइल पे है, इसके कारण क्या है वो मोबाइल में ही खुश रहते हैं और बाहर की दुनिया जिसको हम नेचर कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, उससे हट गए हैं। और बच्चों में मैं हमेशा, ये मेरा एक टर्मिनोलॉजी है कि हम देखते हैं कि बच्चों में नेचर डेफिशिएंसी डिसऑर्डर आ गया है। बच्चे लोग गार्डन में जाके घास में लौटना या बीच पे जाके रेत में लौटना, ये चीजें भूल गए हैं और वो मोबाइल में ही घुस गए। और उसके कारण बच्चों और अपने माँ बाप के बीच में कम्युनिकेशन भी, जो वार्तालाप है, वो भी एक तरह से टूट गया है। एक जो बात डॉक्टर साहब आपने कहा, नेचर डेफिशिएंसी, अब तो फसलों के नाम, फूलों के नाम, सब्जियों के नाम, उग रहे खेतों को पहचानना, ये सब भी बड़ा रेयर सा होता चला जा रहा है। मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा जब स्कूलों में जाता हूँ, 5वीं 6वीं और 7वीं के बच्चों से बात करता हूँ, तो उनको हमेशा पूछता हूँ कि आपने कभी अपने बिल्डिंग के टेरेस पे जाकर चांद तारे वगैरह देखे हैं? कभी आपने जाकर अपने बिल्डिंग के टेरेस पे सोया है खुली हवा में? तो कोई नहीं सोया है। मैं उनसे कई बार कहता हूँ, बॉम्बे शहर में रहकर कभी आपने एक गाय से दूध निकलते हुए देखा है? जबकि हमारे यहाँ इतने तो बेल है। बोलते नहीं, हमने नहीं देखा है। मैं कई बार उनको पूछता हूँ, आपने गार्डन में जाके अलग अलग तरह की पत्तियां कलेक्ट की और बुक में रखा है जैसे हम बचपन में रखते थे? तो बोलते नहीं रखा है। तो उसी से पता चलता है कि वो एकदम नेचर से दूर हो गए। जी जी जी। तो बच्चे नेचर से दूर होते जा रहे हैं। और बड़ों की क्या स्थिति है? बड़ों की स्थिति ये है कि मोबाइल की लत के कारण जो है ह्यूमन कम्युनिकेशन कम हो गया है। हम जो कम्युनिकेट करते हैं व्हाट्सएप पे करते हैं, SMS द्वारा करते हैं, वॉइस नोट द्वारा करते हैं, लेकिन हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन कम हो गया है। इमोशंस भी जब व्यक्त करना होता है किसी के प्रति, हम इमोजीज या इमोटिकॉन्स की तरह व्यक्त करते हैं, लेकिन हमारे जो असल इमोशंस है हम सामने नहीं लाते हैं। और जैसे ह्यूमन टच, एक दूसरे से गले मिलना, एक साथ बैठना, मजाक करना, कुछ खाना पीना, और मोबाइल को न देखते हुए हंसी खुशी में शाम गुजारना, ये कम हो गया है। जी डॉक्टर साहब, ये चीज़ें जो लत की वजह से कम होती जा रही हैं, आपने ये बात की है, तो मुझे लगता है कि इस बारे में अब हम और गहराई से बात करें। इससे पहले एक गाना सुन लिया जाए, उसके बाद मेरा अगला सवाल आप तक पहुंचेगा। तो बताइए, कौन सा गाना आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले आप बजवाना चाहेंगे? मैं चाहूंगा, क्योंकि हम प्रकृति से थोड़ा दूर हो गए हैं, हीरो पिक्चर आई थी 1983 में जी। तो उसकी एक बहुत सुंदर गाना थी, निंदिया से जागी बहार, जिसमें प्रकृति के बारे में बहुत अच्छा वर्णन था। मैं चाहूंगा कि श्रोता ये गाना सुने, क्योंकि ये गाना एकदम प्रकृति से जुड़ा हुआ है और मैं चाहता हूं कि आजकल लोग प्रकृति के पास आए। जी, सुनते हैं। ऐसा मौसम
डॉक्टर साहब, गाने से पहले आप ये कह रहे थे कि लोग प्रकृति से दूर होते चले जा रहे हैं और ह्यूमन इंटरेक्शन की कमी होती जा रही है। आप तो रोजाना तरह तरह के मरीजों से मिलते होंगे जिनको डिजिटल मीडिया का एडिक्शन है, तो हमें कुछ संगीन खतरनाक मामलों के बारे में बताइए और उसके बाद उनके निदान की बात कीजिए। जैसे हम जब डिजिटल मीडिया और मोबाइल के लत के बारे में बात करते हैं तो ये हम 5-6 प्रकार में देखते हैं। तो पहला तो ये है कि सोशल मीडिया एडिक्शन, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे रहना, हर चीज़ पोस्ट करना, अगर हमें सही मात्रा में लाइक्स नहीं मिले तो निराश होना, उदास होना, तो जिसको हम हमारी लैंग्वेज में सोशल मीडिया इंड्यूस्ड डिप्रेशन कहते हैं। तो ये एक चीज़ है। दूसरी हम बीमारी जो देखते हैं कंपल्सिव ऑनलाइन शॉपिंग, कि आजकल सब कुछ ऑनलाइन मिल रहा है तो लोग ऑनलाइन खरीदारी करते हैं। किस हद तक, किस लिमिट में खरीदारी करनी है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड लिमिट्स उनके हाथ में नहीं होता है। तो कई बार खरीदारी इतनी हो जाती है कि महीने के एंड में पैसे भरना मुश्किल हो जाती है और लोग बेतहाशा खरीदारी करते हैं। हम कभी कभी ये भी देखते हैं कि कंपल्सिव ऑनलाइन गेमिंग देखते हैं कि लोग पूरे दिन ऑनलाइन गेमिंग करते रहते हैं। गेम्स खेलने के लिए भी उन्हें पैसा डालना पड़ता है। अगर हारे तो उनमें गुस्सा आ जाती है, वो चीज़ें तोड़ देते हैं, मोबाइल भी तोड़ देते हैं। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। और एक जो संगीन सा इशू हमारे सामने आ रहा है, क्योंकि आजकल मोबाइल पे इंटरनेट है, तो उसके कारण हमारे पास कहीं लोग ऐसे भी आ रहे हैं जिनमें पोर्नोग्राफी की एडिक्शन है। और उसके कारण क्या है कि उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी सेक्सुअल लाइफ ये भी डिसरप्ट हो रही है। और ये एक थोड़ा सा संगीन सा डिसऑर्डर है जिसको हम अक्सर क्लिनिक में देखते हैं जी। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से जो डिजिटल मीडिया की लत है और मोबाइल की लत है, ये लोगों को अफेक्ट करती है। डॉक्टर साहब, ये लत लग तो आसानी से जाती, कोई भी लत हो वो अमूमन किसी को अपने शिकंजे में जकड़ लेती है, लेकिन उससे मुक्ति पाना बड़ा मुश्किल काम है। हमें ये बताइए कि अलग अलग उम्र के लोगों में परिवार वाले क्या करें कि उन्हें इस तरह की लत से मुक्ति मिल जाए। एक बात समझना बहुत ज़रूरी है श्रोताओं को कि डिजिटल मीडिया और मोबाइल के लत के लिए कोई दवाई नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि ये जैसे हम मानो सिगरेट का नशा हो या दारू का नशा हो, ऐसे कोई केमिकल नशा नहीं है कि जिसको हम दवाई देके दूर कर सके। हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ये लत है वो किस प्रकार से हो रही है। कि हो सकता है कि इंसान डिप्रेशन में हो और अपनी निराशापन, डिप्रेशन से दूर होने के लिए इसके प्रति गया हो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इंसान जो है अकेलापन महसूस करता हो, अपना अकेलापन दूर करने के लिए इसके प्रति गया हो। कभी कभी बच्चे जो है माँ बाप से लड़ने के लिए, उनके विरुद्ध जाने के लिए इसके प्रति गए हो। तो ये बेसिक कॉज इस लत का क्या है, ये ढूंढना बहुत ज़रूरी है। और साथ में ये ऐसी लत है कि जिसको हम एक पूरी तरह से उसको छुड़ा दे, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि मोबाइल जो है आज के जीवन में एक ऐसी वस्तु है जो आवश्यक है। तो हम ग्रेडेड यूज़ या टाइम्ड यूज़ इसमें कई बार हम इस्तेमाल करते हैं कि आधा घंटा इस्तेमाल करें फिर 1 घंटा नहीं करें, ताकि ऐसा भी नहीं हो कि इसके बिना इंसान को रहना पड़े और फिर गुस्सा आए, भावुक हो जाए, निराशापन आए। तो और साथ में बहुत सारी काउंसलिंग फैमिली के लिए, बच्चों के लिए और युवकों के लिए, कि मतलब ये इसकी बुराइयों के बारे में, इसकी अच्छाइयों के बारे में, इसकी रैशनल यूज़ यानी सही प्रमाण में इसका यूज़ कैसे करना है, इसके बारे में एक तरह का साइको एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी जो है हमारे ट्रीटमेंट मेथड्स होते हैं जी। तो डॉक्टर साहब, अगर कोई बच्चा है जिसको गेमिंग की बहुत ज़्यादा लत लग गई है और मोबाइल उसको दे दिया गया है क्योंकि वो टीन एज में पहुंच चुका है, और मोबाइल फिर ज़रूरी हिस्सा है क्योंकि माँ बाप अपने अपने दफ्तरों में होते हैं और बच्चों से संपर्क का कोई जरिया तो होता है, वो लगातार गेमिंग खेल रहा है, उसकी साइकोलॉजी पर इसका क्या असर पड़ रहा है? कई बार जो होता है गेमिंग में, एक तो गेमिंग कॉम्पिटिटिव होता है, तो वो वहाँ हम दूसरों के साथ compete करते हैं। तो एक हमारे में जोश होता है कि हमें एक लेवल पूरा करना है या दूसरे लेवल तक जाना है, या हम कुछ लेवल पार करें तो हमें एक कुछ अवार्ड मिलता है गेम के तरफ से। तो वो लेवल पहुँचने तक हम गेम छोड़ते नहीं हैं। साथ में गेम की ग्राफिक्स इतनी अच्छी होती है कि लोग और आकर्षित और भावुक हो जाते हैं कि हमें वो खेलना है। गेम एक फैंटेसी गेम होती है। तो जैसे कुछ गेम्स है, जैसे पबजी हो या फोर्टनाइट हो, जो आजकल बच्चे खेलते हैं, वो फैंटेसी गेम्स होते हैं। हम
एक्चुअली चाहते हैं कि रियल लाइफ में हम वो कर सके लेकिन नहीं कर पाते। तो हम जो कैरेक्टर अज्यूम करना चाहे कर सकते हैं और लड़ाई कर सकते हैं, मार सकते हैं, जो हम एक्चुअली चाहते करें लेकिन नहीं कर सकते, तो लोग उसके प्रति आकर्षित होते हैं। अभी इसमें क्या होता है, मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है क्योंकि एक तो नींद खराब होती है। कई बार रात को लोग जग के गेम्स खेलते हैं, कई बार पूरी दिन खेलते हैं, उसका असर पढ़ाई पे भी होता है, मार्क्स कम हो जाते हैं, एग्जाम में भी मार्क्स कम आते हैं। साथ साथ में बच्चा को अगर न खेलने दिया जाए तो उसे गुस्सा आ जाएगा, भावुक हो जाएगा, चीज़ें तोड़ देगा, हो सकता है माँ बाप को कुछ बुरा भला बोल दे, तो ये चीज़ें भी सामने आती है। और उसके साथ साथ कई बार जो है बच्चा अकेलापन, निराशापन और माँ बाप के साथ अगर उनकी जमती नहीं हो तो ये चीज़ों से थोड़ी रिलीफ पाने के लिए भी गेम्स के प्रति जाता होगा। तो इन सब कारणों से जो है बच्चे गेम्स के प्रति आकर्षित होते हैं और इसका प्रभाव जो है उनके मानसिक स्वास्थ्य पे भी होता है, उनके शारीरिक स्वास्थ्य पे भी होता है, क्योंकि वो जगते हैं, उन्हें पानी, भूख, ये सब चीज़ें भूल जाते हैं, तो कई बार जो है उनका जो स्वास्थ्य है वो भी कम हो जाता है। डॉक्टर साहब, ये जो गेमिंग की लत है, ये मोबाइल और लैपटॉप यानी छोटी और बड़ी स्क्रीन दोनों के जरिए लोगों को अपनी चपेट में लेती है और माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान देखे गए हैं कि ये लत अपनी हदों के पार पहुंच चुकी है। ऐसे माँ बाप की मदद के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम में? बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि माँ बाप अपने बच्चों से बात करें। आज के युग में मैंने अक्सर ये देखा है कि माँ बाप और बच्चों के बीच में बातें बहुत कम हो गई है। मैं हमेशा माँ बाप से कहता हूँ कि भले हम पूरा दिन काम करते हो, शाम को घर आते हो, ये बहुत ज़रूरी है कि रोज़ शाम को हम घर आए तो एक आधा घंटा 40 मिनट निकाल कर बच्चों से बात करें कि उनका दिन कैसे रहा, उनके दोस्त कौन थे, अगर वो मोबाइल पे भी हो तो मोबाइल पे क्या कर रहे हैं जाकर देखें। क्योंकि कई बार माँ बाप बच्चे के हाथ में मोबाइल तो दे देते हैं, इंटरनेट कनेक्शन भी दे देते हैं, लेकिन उनके बच्चे ऑनलाइन क्या कर रहे हैं ये माँ बाप को पता नहीं होता। तो कई बार मैं माँ बाप से कहता हूँ कि बच्चों से बात कीजिए, पता लगाइए कि वो सोशल मीडिया के कौन से साइट्स पे है और उनके दोस्त कौन से साइट्स पे है, वो किस तरह के मैसेजेस एक्सचेंज कर रहे हैं। थोड़ा सा एक ओपन माहौल रखिए। और कई बार माँ बाप से हम ये भी कहते हैं कि आप ऐसे प्रिटेंड कीजिए कि आप सीखना चाहते हैं, तो बच्चा कई बार आपको सिखाएगा कि देखो ये है वो है, और आपको थोड़ी जानकारी होगी कि बच्चा क्या कर रहा है। दिलचस्प तरीका है ये तो। हाँ, कई बार ये भी हो जाता है कि हम जब बच्चे को अगर लत लगी हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे को मारे नहीं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे को एक कमरे में बंद नहीं कर दे कि चलो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चे को हम समझाएं, क्योंकि कई बार जो है जो चीज़ें प्यार से समझाई जा सकती है उसका हल आसानी से होगा। तो अगर हम बच्चे को समझाए, देखो हम आपके मोबाइल के यूज़ के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ आपके एक्सेसिव यूज़ के खिलाफ है। मतलब जो आप अधिक यूज़ कर रहे हो वो हम नहीं चाहते कि हो। तो अगर आप 2 घंटा पढ़ाई कर लेते हैं तो आप 1 घंटा मोबाइल यूज कर सकते हो। अगर आप होमवर्क कंप्लीट कर लेते हो तो आप उसके बाद 2 घंटा मोबाइल यूज कर सकते हो। और एक रूल फैमिली में बन जानी चाहिए मेरे हिसाब से तो, कि 11 बजे रात के बाद कोई मोबाइल या गैजेट पे नहीं हो। क्योंकि कई बार हम बेड पे जाते हैं सोने के लिए, गैजेट हाथ में लेके जाते हैं, 11 बजे हम गैजेट लेके जाते हैं, 1 बज जाती है, हमें पता नहीं चलता। और उससे हमारे नींद पे भी असर होता है, क्योंकि सुबह तो 6 बजे उठना ही है। तो ये सब रूल्स अगर एक फैमिली बना के चले, जिसे हम डिजिटल फ्री आवर्स कहते हैं फैमिली में, तो मेरे ख्याल से काफी अच्छा असर होगा। डॉक्टर साहब, बहुत जरूरी बात आपने बताई कि परिवार ये नियम बना ले कि इतने बजे से इतने बजे तक मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। कई घरों में ये होता है कि सब लोग हैं लेकिन अपने आप में बिजी हैं। मोबाइल गेमिंग बहुत खतरनाक लेवल तक पहुंच चुका है और आपने इसके निदान के लिए कुछ तरीके बताए हैं। एक गाना यहाँ सुनते हैं, फिर आगे के पहलुओं पर बातचीत होगी। मैं चाहूंगा, क्योंकि जो डिजिटल मीडिया और मोबाइल की लत है उसमें जो हमारा आज है वो चला जा रहा है, हम गोलमाल फिल्म का गाना सुनाए कि आने वाला कल जाने वाला है, क्योंकि हमारा समय चला जाता है और हम आज खो देते हैं। सुनते हैं ये गाना। पल जो ये जाने वाला है, आने वाला पल
बिता दो पल जो ये जाने वाला है। एक बार यूं मिली मासूम सी कली, एक बार यूं मिली मासूम सी कली, हो खिलते हुए कहा खुशबाश में चली, देखा तो यही है ढूंढा तो नहीं है पल जो ये जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहाँ दास्तां मिली लम्हा कहीं नहीं, थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रुला के पल ये भी जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है। ओ आने वाला डॉक्टर साहब, आपने बताया कि कैसे बच्चे जो हैं वो मोबाइल गेमिंग के शिकार होते चले जा रहे हैं और उनसे फैमिली को बहुत संवेदनशीलता के साथ निपटने की जरूरत है। कई बार ये होता है कि बहुत उपायों के बावजूद कोई किसी तरह का इसका फायदा नहीं होता है। कितना जरूरी है काउंसलर के पास जाना और कितनी जागरूकता है इस बारे में? क्योंकि हम इस कार्यक्रम में है और हमें दुनिया भर के लोग सुन रहे, तो मैं श्रोताओं को दो बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। हर साल हम फिजिकल चेकअप, शारीरिक स्वास्थ्य करते हैं, का ख्याल रखते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का टेस्ट करते हैं और हम बोलते हैं हाँ हम फिट है। एक साइकाइट्रिस्ट, मनोचिकित्सक होने के नाते मेरे क्लिनिक में लोग बीमारी होने के बाद आते हैं जी। मेरे पास कभी कोई ऐसा नहीं आया है कि मैं अपना रेगुलर मानसिक स्वास्थ्य चेकअप के लिए आया हूँ कि क्या मुझ में स्ट्रेस है, क्या मुझ में प्रॉब्लम है, क्या चांसेस है कि मुझे कोई मानसिक तकलीफ हो, ये जानने के लिए कोई नहीं आता। तो मानसिक स्वास्थ्य एक निग्लेक्टेड इशू है, कोई इसके तरफ ध्यान नहीं देता। दूसरी जो एक गलत फहमी श्रोताओं में शायद हो या लोगों में हो, ये है कि हम अगर साइकाइट्रिस्ट या मनोचिकित्सक के पास जाए या काउंसलर के पास जाए तो उसका मतलब ये है कि हमें मानसिक तकलीफ है या हम पागल है, और फिर लोग हमें तरह तरह की नज़रों से देखेंगे और हमें एक लेबल दिया जाएगा कि हमें ये प्रॉब्लम है
और लोग ये भी समझते हैं कि अगर मैं काउंसलर से मदद मांगू तो उसका मतलब ये कि मैं खुद कमजोर हूं और वो प्रॉब्लम खुद हैंडल नहीं कर पाता हूं। लेकिन ये सभी गलत है, क्योंकि हमारे पास ऐसा नहीं है कि सिर्फ मानसिक तकलीफ वाले लोग आते हैं। नॉर्मल लोग आते हैं जिनमें जिंदगी की कुछ कठिनाइयां हो, जिसको हम सलाह मशवरा करके उनको हेल्प करते हैं। तो मैं हमेशा लोगों से ये कहता हूं कि काउंसलर के पास जाना या मनोचिकित्सक के पास जाना गलत नहीं है और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि WHO ने खुद ही कहा है कि 3 में से 1 इंसान को डिप्रेशन है, और अगर मात्रा इतनी ज़्यादा है तो हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, शर्माना नहीं है। और हम हेल्प नहीं लेंगे तो हल नहीं मिलेगा, और कई बार फिर ये एक बड़ी बीमारी के रूप में सामने आगे आके प्रकट होगा। जी, इसका मतलब ये है कि काउंसलर के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास जाने में शर्माना नहीं है। परिवार में किसी को समस्या है, तुरंत जागरूक हो जाना है। डॉक्टर साहब, बच्चों की बात हम कर रहे थे और मोबाइल एडिक्शन, गेमिंग एडिक्शन की हमने बातें की। एक चीज जिस पर सारे माँ बाप की बहुत ज्यादा पैनी नजर रहती है वो है एग्जाम्स में बच्चों का प्रदर्शन, और इसको लेकर हम बहुत सारा लोड बच्चों पर डाल देते हैं। हो सकता है कि हमारे इनपुट्स बहुत कम हो बच्चों के लिए, लेकिन हम बच्चों से आउटपुट्स की उम्मीद बहुत ज्यादा करते हैं। एग्जाम को लेकर बच्चों में किस तरह की मानसिक समस्याएं आप देख रहे हैं? मेरे ख्याल से माँ बाप जब बच्चों को एग्जाम के प्रति जागरूक करते हैं तो माँ बाप सोचते कि हर एग्जाम बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके हम ये प्रॉब्लम्स 9वीं 10वीं और 12वीं के छात्रों में तो देखते ही है, क्योंकि हर माँ बाप को शायद ये भी लगता है कि वो खुद 10वीं और 12वीं का एग्ज़ाम फिर से दे रहे, तो उतना ही प्रेशर रहता है जितना बच्चों पे रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम एग्ज़ाम प्रेशर के बारे में बात करें तो माँ बाप समझ ले कि उनके बच्चों की क्षमता क्या है। कई बार माँ बाप सोचते कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया या मैं इंजीनियर नहीं बन पाया तो मेरी जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई है वो मेरा बच्चा पढ़ के करेगा। लेकिन हो सकता है बच्चे की इच्छा कुछ और हो सकता है बच्चे की इच्छा कुछ अलग हो, वो कुछ और करना चाहे। हो सकता है पढ़ाई में वो इतना अव्वल नहीं हो जितना हम सोचते हो। तो ये इम्पोर्टेंट है कि माँ बाप बच्चे की क्षमता जाने। जो बच्चे की क्षमता 70-80% मार्क्स लाने की है, अगर हम उसमें प्रेशर डाल के सोचे कि वो 95% मार्क्स लाए तो उस प्रेशर, उस दबाव के अंदर बच्चा पिघलेगा ही। तो प्रेशर बच्चे पे कितना डालना है ये माँ बाप को समझना जरूरी है। मैं हमेशा एक छोटी सी बात सभी माँ बाप से कहता हूँ और मैं श्रोताओं से कहना चाहूँगा कि कई बार ये होता है कि हम सब स्कूल में थे, हम सभी ने एग्जाम दिया है, कोई ना कोई एग्जाम में हम कभी ना कभी फेल हुए ही हैं। तो 7वीं हो 8वीं हो, कोई ना कोई एक एग्जाम में फेल हुए हैं। आज हमें जीवन में कौन पूछता है कि आप वो एग्जाम में फेल क्यों हुए? कोई नहीं पूछता है। तो मैं हमेशा माँ बाप से कहता हूँ अगर बच्चा फेल हो भी जाए तो उसे धुतकारना, उसे बुरा भला कहना उससे अच्छा है उसको सपोर्ट देना और कहना कि कोई बात नहीं है, आप नेक्स्ट एग्जाम में अच्छे कर सकते हो। और एग्जाम स्ट्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि माँ बाप ये नहीं समझते कि बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य उसके मार्क्स से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बच्चे सोचते सर पहले एग्जाम हो जाने दीजिए फिर हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन उस एग्जाम ही बच्चे को निगल लेता है। बच्चे वो माँ बाप नहीं समझ पाते। और एक इम्पॉर्टेंट बहुत अहम बात यह है कि एग्जाम स्ट्रेस के कारण कई बार हम ये भी देखते हैं कि आत्महत्या और सुसाइड की मात्रा युवक छात्रों में बढ़ गई है। तो एग्जाम स्ट्रेस की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, ये जो एग्जाम का स्ट्रेस है, एग्जाम का फियर है, ये बच्चों में अगर आ जाए तो क्या इसे खत्म करके उन्हें वापस एक साहसी और सामान्य बच्चा बनाया जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि बच्चों को ही नहीं माँ बाप को भी काउंसलिंग की जरूरत होती है जी। तो बच्चे को तो हम काउंसलिंग द्वारा ठीक कर ही सकते हैं, लेकिन माँ बाप का भी रवैया बदलना, उनकी सोच एग्जाम के प्रति बदलना, पढ़ाई के प्रति बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक आपको सिंपल सी बात कहूँगा, अगर 10वीं में बच्चा है जो अच्छे मार्क्स ला रहा हो और वो माँ बाप से कहता है कि मुझे साइंस नहीं लेना है, हालांकि मुझे 90% मार्क्स मिले हैं, मुझे आर्ट्स लेना है क्योंकि मुझे इकोनॉमिक्स करना है। तो माँ बाप कई बार सोचता है नहीं, बट जब बच्चे में साइंस के मार्क्स आए हैं तो आर्ट्स क्यों ले। तो करियर चॉइस हम बच्चे पे छोड़े और बच्चे की सोच पे छोड़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार जो है माँ बाप अपनी सोच बच्चे पे लाभ देते हैं। बिल्कुल, ये बच्चों के बारे में कुछ जरूरी बातें हमने की। एक बात जो है वो है एंट्रेंस एग्जामिनेशंस
बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि आईआईटी में एडमिशन है, आईआईएम में एडमिशन है, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन करना है और बच्चे को सालों साल तैयारी करवाई जाती है और उसके मन में ये भर दिया जाता है कि तुम्हें बस इसमें किसी तरह से कामयाब होना है, और जब वो नहीं हो पाता तो वो पूरी तरह से बिखर जाता है। ये घर घर की कहानी है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल प्रॉब्लम यह है कि एंट्रेंस एग्जाम्स सभी जगह आ गई है जी, और एंट्रेंस एग्जाम्स के कारण प्रेशर इतनी है कि 1 मार्क और आधे मार्क से सीट निकल जाती है। तो मैं हमेशा माँ बाप से यही कहूंगा कि आईआईटी, मेडिकल, ये सारे अच्छे करियर्स तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे फील्ड्स है जो अभी खुल गए हैं। जैसे एक ज़माने में फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में कोई जानता नहीं था, लेकिन आज कॉलेजेस है, बिजनेस मैनेजमेंट के कॉलेजेस है, बहुत सारे और भी फील्ड्स है, केटरिंग हो, चाहे बहुत सारी फील्ड्स है जो खुल गई है। स्पोर्ट्स एक तरह से खुल गई है जो हमारे कंट्री में पहले कभी नहीं थी। तो माँ बाप से मैं हमेशा कहूँगा बच्चे को जिस एरिया में इंटरेस्ट हो, जिस एरिया में उसका एक रुचि हो, उस एरिया में उसको हम ज़्यादा धकेले तो बच्चा जो है वो चीज़ खुशी खुशी करेगा, क्योंकि उसे उस चीज़ में दिलचस्पी है, वो चाहता है कि वो करे, और वो अगर उसको करियर बनाए तो और भी ज़्यादा पैशन से वो उसमें आगे बढ़ सकता है। तो प्रेशर उन पे आईआईटी और मेडिकल का हम न डालते हुए बच्चे पे करियर चॉइस छोड़े, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई आईआईटी तो नहीं पहुंचने वाला है और हर कोई डॉक्टर भी नहीं बनने वाला है। बिल्कुल। परिवारों में फेल्योर से निपटने के लिए अलग अलग उम्र के लोगों को किस बात का ध्यान देना चाहिए? कई बार सिर्फ बच्चों के एग्जाम्स में फेलियर ही बड़ा मुद्दा नहीं होता है। कई बार ये होता है कि किसी को एक टेंडर हासिल करना है, किसी को अपने बिजनेस में, किसी को अपनी नौकरी में अपने टारगेट हासिल करने हैं, और वो जो फेल्योर्स हैं अलग अलग उम्र में, वो व्यक्ति को खत्म होने के कगार तक ले जाती हैं। इसके बारे में बताएं। मैं हमेशा मानता हूँ फेलियर जो है वो लाइफ का एक हिस्सा है जी। हम हमेशा जीत नहीं सकते, कई बार हमें हार भी महसूस करनी ही पड़ती है, और वो हार इसीलिए आती है ताकि हम थोड़ा रुक सके, थम सके, सोच सके, और हमारा दृष्टिकोण बदल सकते, हमारा मार्ग बदल सके, इसीलिए ये चीज़ें आती हैं। तो अगर हम फेलियर से निराश, हताश होके हार जाए तो मैं मानूंगा फिर जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, गिरते हैं शहसवार मैदान इस जंग में, है ना? हमें हारना जीतना जिंदगी का ही हिस्सा है। जिंदगी कभी हमें हंसाएगी, रुलाएगी, हमें मानना चाहिए कि ये नॉर्मल है, और हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए कि अगर हम हारे तो हम जाएंगे, 2 कदम पीछे हटेंगे, सोचेंगे और जोर से सामने आएंगे ताकि हम फिर जीत सके। क्या बात है डॉक्टर साहब, यहाँ एक गाने की जगह बनती है, तो एक बढ़िया सा गाना सुनवा दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम क्योंकि इम्तिहान के बारे में भी बात कर रहे हैं और लोग हमेशा एक इम्तिहान के कारण रुक जाते हैं या हार जाते हैं, तो हम ये गाना सुनेंगे जो एक मशहूर फिल्म की थी कि रुक जाना नहीं तू कभी हार के। ये गाना सुनते हैं। जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही।
है मंजिल तुझको इशारे, देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों के चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें हमने आज के इस कार्यक्रम में की जिनसे जिंदगी की राहों पर रोशनी मिलेगी। एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है वो सोशल मीडिया एडिक्शन का हो गया है। यानी किसी ने अपनी एक प्रोफाइल फोटो पोस्ट की और अगर उसको प्रॉपर लाइक्स नहीं मिले तो वो डिप्रेशन में चले जाता है। हम हमेशा मजाक में लोगों से ये कहते हैं कि आपकी जिंदगी उतनी ही खुशहाली हो जितनी फेसबुक पे है जी, क्योंकि कई बार हम सबके प्रोफाइल जब देखते तो हमें लगता है कितना अच्छा जीवन है, रियल लाइफ में उनकी जीवन कुछ और है जी। तो मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि सोशल मीडिया बनाया क्यों गया था? सोशल मीडिया बनाया गया था ताकि हम एक दूसरे से जुड़ सके। हमारे जो दोस्त अब्रॉड चले गए थे, हमारे बचपन के साथी जो बिछड़ गए थे, वो मिल सके। वो इसीलिए नहीं बनाया गया था कि हम उसे एक शो ऑफ का माध्यम बनाए, होड़ करने का मंच बना दिया। उसे हमने वो इसीलिए नहीं बनाया गया था कि हम हर छोटी चीज सोशल मीडिया पे डालें। हाँ, हम हमारे लाइफ की इंपॉर्टेंट चीजें सोशल मीडिया पे जाएं। और ये भी है, सोशल मीडिया दो प्रकार से यूज होती है। एक तो जहां हम हर किसी को फ्रेंड बना देते हैं तो न जाने न अनजाने सबको हमारे बारे में पता चल जाता है। दूसरा, जो हम बहुत रिस्ट्रिक्टेड सिर्फ 100 या 200 लोग जो हमें जानते हैं उनको फ्रेंड बनाते हैं। बट ये यूज तो बहुत कम है। आजकल लोग चाहते हैं कि मेरे 800 दोस्त हो, 1000 दोस्त हो, 3000 दोस्त हो, तो फ्रेंड्स हमारे बढ़ते जाते हैं। और हम कई बार पर्सनल फोटोज पोस्ट कर देते हैं तो, और ये फोटोज इंटरनेट पे है, अवेलेबल है और इंटरनेट से उठाए जा सकते हैं। उसका कभी कभी गलत उपयोग भी हो सकता है। तो लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जब हम सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं ध्यान से करें। लाइक्स के बारे में जब तक बात आती है, वो ये होता है कि लोग सोचते हैं कि इफ आई एम लाइक्ड ऑन फेसबुक तो मैं शायद पॉपुलर हूं, अगर मैं लाइक नहीं हूं तो लोग मुझे नहीं पसंद करते, जबकि ऐसी बात नहीं है। अभी आप अगर संडे रात को पोस्ट करो, हो सकता है लोग अपने अपने काम में बिजी हो, उन्होंने आपको लाइक नहीं दिया हो, बट उसका ये मतलब नहीं कि वो आपको पसंद नहीं करते जी। और कई बार लोग जो है सोचते कि 1 घंटे में उनको 100 लाइक मिलना चाहिए, हो सकता है नहीं हो। तो ये एक चीज है कि उस लाइक से हम निराश नहीं हुए। हमारे जीवन में जो आसपास लोग हैं, हमारे परिवार है, हमारे दोस्त हैं, उनसे मिले और उस खुशी से हम खुशी पाए। हम सोशल मीडिया के लाइक्स पे हमारा जीवन नहीं बांधे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, ये एक अजीब सी बात देखी जा रही है, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए हम अलग अलग तरह के लोगों से जुड़ जाते हैं तो कई बार लोगों के मन में ये बात आ जाती है कि सामने वाला तो इतना कामयाब है और हम तो अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये जो एक तरह से मन में एक भावना आती है, इससे कैसे निपटा जा सकता है? कई बार क्या होता है कि सोशल मीडिया द्वारा हम एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग अपनी घर, अपनी गाड़ी, अपनी प्रोग्रेस, ये सब चीजें पोस्ट करते हैं। तो लोगों को ये एक तरह की जेलसी, जलन भावना भी उत्पन्न होती है। ये बहुत ज़रूरी है कि लोग अपने आप में पहले झांके और देखें कि मैं अगर प्रोग्रेस नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ तो क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ? क्या कुछ खामियां है मुझ में जिस पे मैंने काम नहीं की है, या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है, कुछ मौके हैं जिसका मैंने सही तरीके से फ़ायदे नहीं उठाए हैं? और फिर उसको एनालाइज करके देखें कि अगर जो दूसरा इंसान पोस्ट कर रहा है कि क्या वो असल में सच है या वो एक दिखावे वाला पोस्ट है, कि ताकि लोग देखें और थोड़ा भौचक्का होए, आश्चर्यचकित होए, लेकिन असल में सच्चाई शायद वो नहीं हो। तो इसलिए मैं लोगों से हमेशा कहूँगा कि सोशल मीडिया द्वारा एक दूसरे से कंपेयर नहीं करें। रियल लाइफ में अगर आप उस इंसान को जानते हो, नॉर्मल जिंदगी में उससे जानते हो, जाके देखिए, सोचिए, देखिए असल में उसकी जिंदगी वैसी है या ये एक सोशल मीडिया का दिखावा है जिसमें हम उस बवंडर में फंस गए। बहुत सही बात डॉक्टर साहब आपने कही। तो मुझे ये बताइए कि सोशल मीडिया का सही तरीके से इस्तेमाल करने के टिप्स क्या हो सकते हैं?
पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे जो सोशल मीडिया में फ्रेंड्स हो वो ऐसे लोग हो जिनको हम जानते हो या मिल चुके हो। दूसरी बात ये भी हो कि सोशल मीडिया पे जो हम इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं वो इतना पर्सनल नहीं हो कि दुनिया के लायक नहीं हो। मतलब इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो हम दुनिया के साथ शेयर कर सके। कई बार बहुत सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल प्यार के मैसेजेस, पर्सनल कोट्स हम डाल देते हैं जो एक्चुअली दुनिया के साथ शेयर करने के लायक नहीं है। पर्सनल फोटोग्राफ्स, हो सकता है हमारे कपड़े सही नहीं हो सकता है वो फैमिली फोटोग्राफ्स है, वो हम सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना हमें चाहिए कि हम कौन से फोटोग्राफ्स पोस्ट कर रहे हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे घर के इंटरनल फोटोग्राफ्स, हमारे गाड़ी की, हमारी प्रोग्रेस की फ़ोटोज़ तब तक नहीं डालें जब तक हमें नहीं लगे कि ज़रूरी है। और रोज़ कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट करना ही है, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो हो सकता है हम हफ्ते में एक ही बार करें जी। और हर पोस्ट जो कोई और करे उसको लाइक करना है, ये भी ज़रूरी नहीं है। कई बार हम बिना देखे लाइक करते जाते हैं और हम कई बार लोगों से कहते नहीं थोड़ा पोस्ट पढ़ी है, थोड़ा देखिए क्या सच्ची में दिल से लाइक आ रही है कि आप बस उंगली के थ्रू लाइक कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे टिप्स आपने बताए कि किस तरह से हम अपनी सोशल मीडिया के इंटरेक्शन से उनको बेहतर बना सकते हैं और सही तरीके से उनका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जिंदगी पर इसका बहुत गहरा असर ना पड़े। गीत संगीत का हमारे मन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो आज के इस कार्यक्रम में इन बातों के बीच बीच में हम कुछ गाने भी सुनवाते जा रहे हैं और आप बहुत बेहतरीन गाने सुनवा रहे हैं। तो अब कौन सा गाना होगा? अब मैं चाहूंगा, क्योंकि जब हम सोशल मीडिया की लत के बारे में बात की है तो जिंदगी बहुत छोटी है और छोटी सी चीजों में हमें खुशी मिलनी चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि बर्फी फिल्म का गाना इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी हम सुनाए ताकि श्रोता सुने और खुश हो जाए। सुनते हैं। इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशिया। इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशिया। दबे दबे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी, होठों पे कुंडी चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुप के गाए आधी आधी पाठ ले। आजा दिल की ये ज़मीं, थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशिया। इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशिया। चल गुमसुम तराने चुप के गाए आधी आधी पाठ ले। आजा दिल की ये ज़मीं, थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशिया। इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशिया। इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के
तिनको से चल बनाए आशिया। डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें हमने की जिसमें मोबाइल एडिक्शन की बातें हुई हैं, सोशल मीडिया एडिक्शन की बातें हुई हैं, बच्चों में जो मोबाइल का गहरा असर पड़ता है उसकी बातें हमने की हैं। एक चीज जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन गई है, जिसका थोड़ा सा जिक्र आपने किया था, वो है इंटरनेट के जरिए खरीदारी करना। कई बार ये होता है कि बच्चे कुछ ऐसा कर जाते हैं इंटरनेट शॉपिंग के जरिए जो माँ बाप पर बहुत भारी पड़ जाता है। इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में आप क्या विशेषज्ञ राय देना चाहेंगे? इंटरनेट शॉपिंग एक प्रकार की बीमारी इसलिए हो गई है क्योंकि सब चीज़ें बहुत आसानी से अवेलेबल है। दूसरी बात ये भी है कि ऑफर्स होते हैं तो लोग चाहते कि उस ऑफर का लाभ उठाए। तीसरी बात ये भी है कि डिलीवरी घर पे हो जाती है, हमें घर से बिना निकलते हुए खरीदारी हो जाती है। और बच्चे जो है उनके दोस्तों के पास कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो पीयर प्रेशर, दोस्तों के प्रेशर के कारण हमें लगता है कि हमारे पास भी वो चीज़ें होनी चाहिए। और अगर कई बार बच्चे जो है वो माँ बाप के गैजेट्स यूज़ करते हैं जिनमें क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी फिल्ड है, और अगर 100-200 रुपए की चीज़ है तो कई बार माँ बाप अलाउ भी कर देते हैं, लेकिन बच्चे कभी कभी बड़ी चीज़ें भी खरीद लेती हैं और उनमें फिर एक ज़रूरत आ जाती है कि मुझे रोज़ कुछ ना कुछ लेना है, कुछ न कुछ नया खरीदना ही है। और ये करने पे क्या हो जाता है कि उसके बिना फिर रहना मुश्किल हो जाती है और बच्चे जानते न जानते हुए महीने में 10, 15, 20 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख तक की शॉपिंग कर लेते हैं। और जब क्रेडिट कार्ड बिल आती है तब माँ बाप को पता चलता है कि इतनी प्रॉब्लम्स हुई है। तो थोड़ा सा इस पे रोक लगाना, थोड़ा सा इस पे ध्यान रखना, अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स स्टोर नहीं रखना मोबाइल में बहुत ज़रूरी है। कई बार अगर बड़ों में ये लत लग जाती है तो हम क्रेडिट कार्ड लिमिट कम रखने की भी सलाह देते हैं ताकि वो यूज़ नहीं कर पाए। तो ये चीज़ें जो है इसलिए सामने आई है। जी डॉक्टर साहब, परिवारों में अलग अलग व्यक्ति के पास मोबाइल हैं और सब अपनी अपनी दुनिया में मगन होते चले जा रहे हैं। इसका पारिवारिक रिश्तों पर क्या असर पड़ा है? माँ बाप के बच्चों से रिश्ते, पति पत्नी के आपसी रिश्ते, या बड़ी हो चुकी संतानों के रिश्ते अपने माँ बाप से, अपने सास ससुर से और बाकी संबंधों में? इन सभी चीज़ों का पारिवारिक रिश्तों पे बहुत गहरा प्रभाव है क्योंकि परिवार के लोग आपस में बात नहीं करते हैं और व्हाट्सएप का भी फैमिली ग्रुप बन गया है। जो सभी बातें होती है फैमिली की उसी पे होती है। पहले सुबह हम ब्रेकफास्ट पे मिल के, डिनर पे मिल के बात करते थे कि आज का दिन ये है, आज हम इनको मिलेंगे, या आज का हमारा दिन ऐसे गुजरा। ये बातें नहीं होती है, ये व्हाट्सएप पे अपडेट हो जाता है और लोग पढ़ लेते हैं। कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, ये भी व्हाट्सएप पे ही अपडेट हो जाता है। जो परिवार के बीच में जो बातें होनी चाहिए, जो एक फैमिली डिस्कशन, फैमिली प्यार, फैमिली टाइम होना चाहिए, वो नहीं होता है। और उसके अलावा जो है झगड़े भी व्हाट्सएप पे होते हैं, तो इमोशंस व्यक्त नहीं होते हैं जी। तो और अगर फिर हमें फैमिली से बात नहीं करना है तो मोबाइल स्विच ऑफ कर देते हैं ताकि हम कहाँ हैं लोगों को पता नहीं चले और फैमिली परेशान होते रहे और हमको ढूंढते रहे। तो इसके कारण जो है पहले हम देखते थे कि हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी में बातें होती थी, झगड़ा होता था, थोड़ा सा चिल्लम चिल्ली भी होता था, रूठना मनाना होता था। आजकल ये सभी चीजें ऑनलाइन ही होता है, व्हाट्सएप पे होता है। और ये जो है रियल लाइफ में जो प्यार व्यक्त करना, रूठना मनाना, अच्छा सा गिफ्ट देना, ये चीजें नहीं होती है। गिफ्ट भी हम ऑनलाइन दे देते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत सामने आई है। जी, ये बड़ी खतरनाक चीज हो गई। सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, आधी जिंदगी ऑनलाइन होती चली जा रही है। क्या कोई तरीका है कि हम इन सब चीजों से एज अ फैमिली सामूहिक रूप से निजात हासिल कर पाएं और कंट्रोल्ड यूज की तरफ आगे बढ़ें? मैं हमेशा फैमिली से कहता हूँ कि फैमिली को डिजिटली थोड़ा फ्री होना बहुत ज़रूरी है। सब अपने गैजेट्स पे न रहे और थोड़ा समय एक दूसरे से बात करे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, रात को 10:30, 11 के बाद गैजेट्स पे नहीं रहना, सुबह 8-9 बजे के पहले गैजेट्स पे नहीं रहना। ये एक डिजिटल फ्री एनवायरनमेंट थोड़ा हम क्रिएट करें। नो टेलीविजन डे घर पे होना चाहिए। क्या बात नो डिजिटल गैजेट डे घर पे होना चाहिए कि आज शाम को 5 बजे के बाद हम कोई अपने फ़ोन पे नहीं रहेंगे, हम सिर्फ एक दूसरे से बात करेंगे। तो कई बार ये हो जाता है कि जो
पिताजी है या माँ है वो कहते हैं हमें हमारे काम के कारण फोन पे रहना है या लैपटॉप पे रहना है, वो भी नहीं होना चाहिए। अगर जो एग्जाम्पल माँ बाप सेट करेंगे वही एग्जाम्पल बच्चे फॉलो करेंगे। बिल्कुल। और फिर रूल्स माँ बाप के लिए अलग और बच्चों के लिए अलग नहीं होती है, रूल सेम होती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक बहुत बारीक मुद्दे पर आपसे राय ली जाए, क्योंकि ये अब बढ़ता चला जा रहा है। मोबाइल फोन्स में अब ब्यूटी मोड आ गए हैं, यानी हम जैसे दिखते हैं हम उससे बेहतर अपने आप को दिखा सकते हैं। एक कॉम्प्लेक्स लोगों के भीतर घर करता चला जा रहा है कि बाकी लोग बड़े खूबसूरत हैं और मैं तो बहुत ही नॉर्मल सी हूं या नॉर्मल सा हूं। इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस मन में ना आए, उनसे कैसे निपटा जा सकता है? मैं हमेशा जब छात्रों से मिलता हूँ, युवकों से मिलता हूँ, उनको कहता हूँ कि हमको ऊपर वाले ने जैसे बनाया है हम वैसे है जी। तो कोई हो सकता है उसका रंग थोड़ा काला हो, किसी का रंग ज्यादा गोरा हो, किसी के बाल ज्यादा हो, किसी के बाल नहीं हो, कोई पतला हो, कोई मोटा हो। और मेरा ये मानना है कि हर किसी को प्यार करने वाला मिलेगा, हर किसी को कोई चाहने वाला मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमें किसी ने ना कह दिया हमारे लुक्स के बदौलत तो हमें जिंदगी में कभी भी प्यार नहीं मिलेगा। और कई बार लोग सोचते कि अगर मैं इतना वजन घटा लूँ तो ठीक हो जाऊंगा, मैं अगर इतना गोरा हो जाऊँ तो ठीक हो जाऊंगा। लेकिन अपनी जो नेचुरल ब्यूटी है, अपनी जो एक इमेज जो बन चुकी है, उसको बदल के अगर हम सोचे कि हमें प्यार मिलेगा, तो मेरा मानना है कि वो सही प्यार नहीं होगा। तो अगर मैं युवकों से हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको कोई कहे देखो अगर तुम थोड़े गोरे हो जाओगे तो मैं तुमसे प्यार करूंगा, तो वो प्यार नहीं सौदा होता है। बिल्कुल सही। हाँ, और अगर कोई आप जैसे हो, जिस हाल में हो, आपको एक्सेप्ट करे, तो वही सच्चा प्यार होता है। और हमें अपने शरीर से, हमारे लुक से, हम जिस तरह से देखते हैं, हमारे रूप से प्यार करना बहुत जरूरी है। अब कार्यक्रम में एक गाना सुनवा दिया जाए जो इस प्रोग्राम का आज का आखिरी गाना होगा। मेरा ये मानना है कि मोबाइल्स के कारण जो है हम काफी समय लोगों से दूर हो गए हैं, तो कई बार हम एक दूसरे से बोलते नहीं हैं। हम इस समय पे मैं चाहूंगा, क्योंकि मोबाइल के कारण और मोबाइल के लत के कारण कई बार ह्यूमन कम्युनिकेशन कम हो गया है। बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा कि बातों बातों में फिल्म का एक गाना है, न बोले तुम न हमने कुछ कहा, हम श्रोताओं को सुनाए। बहुत सही गाना, सुनते हैं। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई। ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई। ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। बदल रही है जिंदगी, बदल रहे हैं हम, थिरक रही है जाने आज क्यों मेरे कदम, मेरे कदम मेरे कदम। किसी को हो न हो मगर हमें तो है पता। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई। ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। भूली सी आज सांसों में किसी की सांस है, सांस है ये कौन आज दिल के मेरे आस-पास है। ये धीरे धीरे हो रहा है प्यार का नशा। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा के धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई। प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई।
ये लग रहा है सारी उलझने सुलझ गई, सुलझ गई, सुलझ गई। ये धड़कनों की बात धड़कने समझ गई। न बोलिए कि बोलने को कुछ नहीं रहा, न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, कहा। मगर न जाने ऐसा क्यों लगा, लगा। धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई। ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। डॉक्टर साहब, इतनी सारी बातें हमने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में की। चलते चलते एक बहुत जरूरी संदेश हर उम्र के श्रोता जो हमें सुन रहे हैं उनको क्या देना चाहेंगे आप? मैं उनको सिर्फ एक ही संदेश ये देना चाहूँगा कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, उसे खुल के जिए, पूरी तरह से जिए। डिजिटल मीडिया में ही घुसे नहीं रहे हैं, जो एक्चुअल ज़िंदगी है उसको महसूस करे, लोगों से मिले, अपने इमोशंस खुल के व्यक्त करे, परिवार के साथ समय बिताए। मैं ये भी चाहूँगा कि मानसिक स्वास्थ्य की तरफ लोग ध्यान दें। और जैसे मैंने कहा, मनोचिकित्सक या काउंसलर को मिलने में कोई शर्म नहीं है जी। तो यदि आप या आपके कोई मित्र या परिवार के लोग हो जिनमें तकलीफ हो, उनसे आप आग्रह कीजिए कि इसके लिए मदद लीजिए ताकि इसका हल हो सके। और किसी को भी अकेले दुख का सामना नहीं करना है, हम सब आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अविनाश डिसूजा, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और आपने इतनी जरूरी बातें हमसे की हैं। सेहतनामा कार्यक्रम में आज का विषय था डिजिटल युग में परिवार और मानसिक स्वास्थ्य। इस विषय पर हमसे बातचीत कर रहे थे डॉक्टर अविनाश डिसूजा। इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे विनायक तडवलकर, प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। तो अब अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज के पिटारे में था सेहतनामा, जिसकी बारी पिटारे में हफ्ते में सिर्फ एक दिन आती है। वैसे पिटारा तो सातों दिन खुलता है, हर रोज सुनिए। छाया गीत